नमस्कार छात्रों, 26 जून से विभाग 2-3 की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हमारी ओर से आपका जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम दोनों प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम हमने पूरा किया है। उसके संबंध में होने वाली जो नोट्स हैं वो नोट्स भी आपको हमने दी हैं। उस नोट्स के दरमियान देते समय अलग अलग पद्धति से आपको पढ़ाने की कोशिश हमारी जारी रही है। आपके इस क्लास में अभी कोई न होने के कारण मैं आपकी क्लास ऑनलाइन लेकर आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। रोजगारपरक सामान्य हिंदी के संदर्भ में जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र क्रमांक 5, उसके लिए जो परिशिष्ट हैं, 3 परिशिष्ट अलग अलग प्रकार के, उन 3 परिशिष्टों को लेकर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, जो आपको 15 अंक दिला सकते हैं। आसान से परिशिष्ट हैं और इस परिशिष्ट में गणितीय अंकों का देवनागरी लिपि लेखन, मुहावरों का लेखन, उसके साथ साथ पारिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी शब्द आपको दिए हैं। थोड़ा उन पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। गणितीय अंकों का देवनागरी लेखन लिखते समय 1 से 100 अंकों का हिंदीकरण आपको क्या करना है कि लिखना है। इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अंग्रेजी जो शब्द हैं उन अंग्रेजी शब्दों को लेकर भी आपको 5 अंक दिए जाएंगे। उसके साथ साथ मुहावरों का अर्थ लिखना, इसके संदर्भ में भी आपको 5 अंक दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कम पढ़ना है, लेकिन समझदारी से पढ़ना है, क्योंकि हम आसानी से कह सकते हैं कि हम 1 से 100 को लेकर सभी अंकों का हिंदी रूप जो है वह हिंदी रूप देवनागरी लिपि में हम लिख सकते हैं, तो वह इतना आसान नहीं। पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में बहुत सारा आपने पढ़ा होगा। 5वीं कक्षा में को लेकर 9वीं 10वीं कक्षा तक आपने इन गणितीय अंकों का अध्ययन देवनागरी लिपि में किया होगा, लेकिन उसके बाद 11-12वीं कक्षा या एफवाई में पढ़ने के उपरांत हमने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसी कारण मैं आपके साथ इसलिए चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि आप यहाँ उपस्थित नहीं हैं। गणितीय अंकों को मैं पढ़ूंगा, जो भी आपको अध्ययन के लिए जो दिए हैं परिशिष्ट 3, मैं आपको पढ़कर सुनाता रहूँगा। आप उसे बड़ी ध्यान से क्या कीजिएगा, सुनिए, बार बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपका 15 अंकों की तैयारी परीक्षा की दृष्टि से पूरी हो जाएगी। शुरू करते हैं। गणितीय अंकों का देवनागरी लिपि में लेखन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ये गणितीय अंक 100 आपके अध्ययन के लिए हैं। इनको भी क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब पारिभाषिक शब्दावली जो आपके अध्ययन के लिए निर्धारित की गई है, तो उस पारिभाषिक शब्दावली को लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, उस शब्दों को हम बयां करेंगे। यानी पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ होता है सामान्य शब्दावली, अर्थात विशिष्ट प्रयोजन से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिस शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थ में किया जाए, जो कोई विशिष्ट अर्थ सूचित करें, वह लाक्षणिक शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली कही जाती है। इसे अंग्रेजी में ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल वर्ड्स कहा जाता है। विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाली यह शब्दों की सूची होती है, जैसे कि दूरदर्शन, फिल्म, मनोरंजन, कला, शेयर बाजार, आयात निर्यात, बैंक तथा सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग प्रायः किया हुआ आपको दिखाई देगा। तो कौन से शब्द हैं वे जो आपके अध्ययन के लिए निर्धारित किए गए हैं? कुल मिलाकर 25 शब्द हैं। शब्द इस प्रकार हैं। पारिभाषिक शब्दावली परिशिष्ट 2 को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ऑडिटोरियम, रंग भवन, एबिलिटी योग्यता, आर्ट गैलरी चित्रशाला, कलर फोटोग्राफी रंगीन फोटोग्राफी, एक्टर अभिनेता, क्लासिक ड्रामा शास्त्रीय नाटक, चिल्ड्रंस सॉन्ग बालगीत, कॉमिकल सॉन्ग हास्य गीत, कास्टिंग डायरेक्टर भूमिका निर्देशक, पपेट कठपुतली, हीरो नायक, क्लाउन ध्वनि विदूषक या मस्खरा, एडवांटेज लाभ या फायदा, ब्लू चिप कंपनी विश्वसनीय कंपनी, ब्रोकर आढ़तिया, बियर मंदी, आर्टिफिशियल डियरनेस कृत्रिम महंगाई, ब्लैक मार्केटिंग चोर बाजारी, बोनस लाभांश, कस्टम सीमा शुल्क, करेंसी मुद्रा, एब्सॉल्ट अमाउंट समग्र राशि, एडवांस अग्रिम, अपेक्स बैंक शिखर या शीर्ष बैंक, और बैंक कैश बैंक नकदी। इस प्रकार के 25 शब्द आपके अध्ययन के लिए निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद अनुवाद के स्वरूप को लेकर हमने चर्चा की है। बहुत सारे परिचित आपको अनुवाद मराठी के हिंदी में करने के लिए दे दिए थे, और आपने भी स्वयं अध्ययन के लिए जो आपको दिया था उसका भी अध्ययन आपने किया है। इसके उपरांत परिशिष्ट 3 जो आ जाता है, वह आ जाता है मुहावरों का अर्थ लिखना या मुहावरों के संदर्भ में वह है। कुल मिलाकर 25 मुहावरे आपके अध्ययन के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो सभी भाषाओं में मुहावरों का स्थान महत्वपूर्ण होता ही है। किसी भी साहित्यिक विधा में प्रयुक्त मुहावरों के कारण पाठक के मन में दिलचस्पी निर्माण होती है और वह साहित्यिक विधा पठनीय बन जाती है। मुहावरों का अर्थ होता है वह वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराएं, वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा के मुहावरा शब्द से बना है। इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत से लगाया जाता है। कतिपय लोग अपने दैनंदिन जीवन में मुहावरों का अधिक प्रयोग करते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। मुहावरों का प्रयोग अधिकतर वाक्यों में होता है। मुहावरों का अपना असली रूप कभी नहीं बदलता। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध
शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से रहा है। हिंदी में जो प्रचलित मुहावरे हैं वे उनके ही एक उदाहरण अधिकतर रूप में दे, जिनमें से 25 मुहावरे आपके अध्ययन के लिए निर्धारित किए गए। अब मुहावरे और उनका अर्थ जब हम देखेंगे तो पहला है अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कल्पनाएं करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाइयों का ज्ञान होना। आकाश टूट पड़ना, आकस्मिक विपत्तियों का आ जाना। उल्टी गंगा बहना, असंभव काम करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। कलेजा थाम कर रह जाना, मन महसूस कर रहना। किताब का कीड़ा होना, उसका अर्थ है हर समय पढ़ते रहना। कोल्लू का बैल बनना, दिन रात परिश्रम करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें याद करना। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक कहना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। घोड़ा बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना या निश्चिंत होना। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। छाती पर मूंग दलना, किसी से दुख की बात कहना। जल भूनकर कोयला होना, अत्यंत क्रूर होना। झंडा गाड़ना, अधिकार स्थापित करना। टोपी उछालना, अपमान करना। तूफान खड़ा करना, उपद्रव मचाना। दुनिया की हवा लगना, दुनिया के तौर तरीके अपना लेना। दूध का दूध, पानी का पानी होना, सच्चा न्याय करना। धोती ढीली होना का मतलब है डर जाना। नानी याद आना, इसका मतलब है होश उड़ जाना। मुंह काला करना, इसका अर्थ है कि बदनाम होना। सिर आंखों पर लेना, बहुत आदर सत्कार करना। इस प्रकार के बहुत सारे यानी 25 मुहावरे आपके अध्ययन के लिए हैं। 100 अंक, 25 अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली और 25 आपको क्या कर दिए हैं कि ये मुहावरे दिए हैं। इन पर आपको 15 अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। दूसरी इकाई 3 के अंतर्गत हमने आपको विभिन्न पदों के संदर्भ में जानकारी दी थी। रोजगार परक जो पद हैं उन पदों के संदर्भ में जानकारी दी थी। सामान्य परिचय उनका दिया था, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और बाद में हम लेक्चर के क्या करेंगे, यहाँ समाप्त करेंगे। हिंदी भाषा का महत्व आज सर्वविदित हो चुका है। हिंदी के माध्यम से आज कई रोजगार परक पद उपलब्ध हैं। बस इन पदों को पाने के लिए छात्रों को 2 प्रमुख बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो हिंदी भाषा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। दूसरे, हिंदी के साथ विश्व भाषा अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इन 2 भाषाओं के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान भी आपको होना जरूरी है। यदि किसी अभ्यर्थी को है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अर्थात हिंदी विषय को लेकर BA MA की उपाधियों को प्राप्त करने के उपरांत या प्राप्त करने वाले छात्रों को साहित्यिक भाषा की तरह राजभाषा का अच्छा ज्ञान होगा तो वह अनेक रोजगार परक पद प्राप्त कर सकता है। इन पदों का सामान्य परिचय इस प्रकार मैं आपको देना चाहता हूं। पहला जो पद है वह है हिंदी अनुवादक। हिंदी भारत की राजभाषा है। जो भाषा राजकीय कामकाज में प्रयुक्त की जाती है उसे राजभाषा कहा जाता है और हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसलिए केंद्र सरकार का कारोबार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। इस प्रयोजन को साध्य करने के लिए हिंदी अनुवादकों के कई पद केंद्र सरकार के विविध मंत्रालयों तथा उनकी प्रांतीय शाखाओं में स्थापित किए गए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का पूरा ज्ञान और उनके प्रयोग में पूर्ण प्रवीणता प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर इस प्रकार का है हिंदी अनुवादक बनने का। देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों, उत्पादन के सार्वजनिक जो प्रकल्प हैं उन प्रकल्पों में, विविध आयोगों आदि में अनुवादकों के रूप में मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। हिंदी अनुवादकों को प्रांतीय भाषा, देश की भाषा हिंदी और विदेश की प्रचलित भाषा अंग्रेजी पर
असाधारण अधिकार होना जरूरी है। भारत के बहुभाषिक स्थिति ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रांतीय तथा केंद्रीय स्तर पर अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की है। ब्यूरो की ओर से अनुवाद कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। यह कार्य संपन्न करने वालों को अनुवादक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। प्रतिवर्ष स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC जिसे कहा जाता है की ओर से कई सरकारी कार्यालयों में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन वरिष्ठ हिंदी अनुवादक आदि पदों की भर्ती की जाती है। इसके लिए अभ्यर्थी यानी जो कैंडिडेट है उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, आवश्यक है। केवल कार्यालयों में ही हिंदी अनुवादक पद की नौकरी होती है ऐसा नहीं, अपितु दो भाषाओं का जानकार व्यक्ति साहित्यिक अनुवाद करके भी अर्थार्जन कर सकता है। साहित्यिक अनुवाद सेतु का कार्य करता है। यह दो भाषाभाषी समूहों को सांस्कृतिक, वैचारिक तथा कला के स्तर पर जोड़ता है। हिंदी अनुवादक अगर अच्छा ज्ञाता है तो केंद्रीय साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रांतीय साहित्य अकादमी आदि संस्थाओं के माध्यम से अर्थार्जन प्राप्त कर सकता है और अपना नाम भी रोशन कर सकता है। हिंदी अनुवादक के लिए मशीनी अनुवाद का क्षेत्र भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। सीडेक जैसी संस्थाएं हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी मराठी, मराठी अंग्रेजी और इसी प्रकार की भाषा जोड़ी से संबंधित द्विभाषिक अथवा त्रिभाषिक शब्दकोश बनाने का कार्य कर रही है। इस संस्था के माध्यम से सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाएं विविध विषयों की सूचना प्रधान सामग्री का अनुवाद करवा लेती हैं। हिंदी अनुवादक दुभाषियों का काम भी सरलता से कर लेता है। विदेशी कंपनियों को ऐसे दुभाषियों की आवश्यकता अधिक होती है। इस प्रकार हिंदी अनुवादक पद आजकल के जीवन में प्रतिष्ठा का पद माना जाता है। सौभाग्य की बात यह है कि यह पद हिंदी विषय लेकर BA या MA करने वाले छात्रों को सहजता से प्राप्त होते हैं और हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में न केवल नौकरी ही मिलती है अपितु व्यक्तिगत स्तर पर भी अर्थार्जन हम कर सकते हैं। हिंदी अनुवाद पद जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको 5 अंकों के लिए टिप्पणी के लिए इस पर प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर के रूप में अभी अनुवादक के रूप में मैंने जो बताया वो वहाँ लिखना जरूरी है। दूसरा पद जो है हिंदी पढ़ने के उपरांत आपको रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है वो उस क्षेत्र का नाम है राजभाषा अधिकारी। राजभाषा अधिकारी समाज के लिए एक प्रसिद्ध का पद है, प्रसिद्धि का पद है। राजभाषा अधिकारी भारतीय केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी अनुवाद के अतिरिक्त राजभाषा हिंदी के लिए आवश्यक अन्य कामकाज जैसे कि हिंदी दिवस है, हिंदी पखवाड़ा मनाना है या हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना है या गृह पत्रिका का संपादन करना है, हिंदी तिमाही अधिकारियों की बैठकों का आयोजन करना है तथा राजभाषा निरीक्षण का करना है आदि बहुत सारे कार्य उनको करने पड़ते हैं। राजभाषा अधिकारी पदों को सृजन राजभाषा विभाग के अनुसार या आदेशानुसार हर कार्यालय में किया जाने वाला जितना भी काम है उस काम को लेकर उसका नियोजन करने का काम उस अधिकारी को करना पड़ता है। यानी सृजन राजभाषा विभाग के आदेशानुसार हर कार्यालय में ये काम किया जाता है। केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में न्यूनतम हिंदी पदों को सृजित करने के बारे में भी गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने विस्तृत आदेश के द्वारा ये तय किया जाता है कि वहाँ कितने अधिकारियों की भर्ती करनी है और कौन कौन से अधिकारी किस क्षेत्र में काम करें, इसकी पूरा ताना बाना पूरी जानकारी उनके पास होती है। राजभाषा अधिकारी के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को तनख्वाह भी उसी प्रकार एक क्लास 1 अधिकारी के रूप में मिल सकती है। यानी राजभाषा अधिकारी भारत सरकार के विविध कार्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले या नियुक्त किए जाते हैं जैसे कि विविध प्रकार के बैंक, रेल विभाग, UPSC विभाग, भारतीय नौसेना, वायुसेना, रक्षा विभाग के सभी मंत्रालय, सभी संकायें, विभिन्न प्रकार के देश विदेश की कंपनियां, विज्ञान तंत्रज्ञान प्रशिक्षण केंद्र आदि
विविध प्रकार के क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। संविधान की 343 की 51वीं धारा के तहत भारत सरकार के सभी संकाय जो हैं उस संकायों में परिचालित किसी भी क्षेत्र का कार्य राजभाषा हिंदी में होना चाहिए। जो कर्मचारी हिंदी अच्छी तरह से नहीं जानते उन्हें कार्यालय की राजभाषा विभाग वाली इकाई में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने की जिम्मेदारी राजभाषा अधिकारी की होती है। अगर एकाध कर्मचारी हिंदी अच्छी तरह से नहीं जानता है तो उसे हिंदी समझाने का काम या काम का स्वरूप जो है समझाने का काम राजभाषा अधिकारी करता रहता है। इस अधिकारी को सहायता करने के लिए नियमानुसार हिंदी अनुवादक, हिंदी टंकक, आशुलिपिक आदि की नियुक्ति की जाती है। किसी भी प्रशासकीय संकाय में होने वाले रबड़ के स्टैंप, नाम पट्टिकाएँ, वॉलपेपर, सूचनाएं, निर्देश अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है और यह कार्य राजभाषा अधिकारी के निर्देशानुसार चलता है। किसी शासकीय केंद्रों में निकलने वाली गृह पत्रिकाएं हिंदी में ही निकालने का प्रयास राजभाषा अधिकारी हमेशा करते हैं। राजभाषा अधिकारी का कर्तव्य वह होता है कि कार्यालय में अगर किसी प्रकार का रिसर्च अनुसंधान होता है तो वह हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए वैज्ञानिक को प्रोत्साहित करें। हिंदी का प्रचार प्रसार करने में राजभाषा अधिकारी की अहम भूमिका होती है और इसलिए राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार या आवेदनकर्ता को स्नातक स्तर पर यानी बीए की उपाधि प्राप्त करते समय हिंदी के साथ एक विषय अंग्रेजी अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है। आवेदनकर्ता जो है यदि एमए हिंदी या अंग्रेजी विषय लेकर उपाधि पूर्ण करता है तो भी वह पात्र समझा जाता है। यानी बात साफ है कि राजभाषा अधिकारी बनने के लिए राजभाषा हिंदी और सह राजभाषा अंग्रेजी आदि दोनों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी राजभाषा अधिकारी अनुवादक के रूप में आप काम कर सकते हैं। इन दो पदों के संबंध में जानकारी हमने दी है। इसे डाउनलोड करके आपको YouTube के चैनल के द्वारा आप तक हम पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे और अगर समय मिलता है डाउनलोड होने के उपरांत तो हम अगले पदों के संदर्भ में जानकारी देकर आज की ताशिका यहाँ हम समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।